हेलो ट्रेडर्स एंड स्मार्ट इन्वेस्टर्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एंड समझेंगे कि ईपीएस क्या होता है, यानी कि अर्निंग पर शेयर क्या होता है। एंड ये हमारा फाइनेंशियल एनालिसिस सीरीज़ का एपिसोड 3 है। इससे पहले कि 2 एपिसोड में हम पी रेशियो क्या होता है वो समझ चुके हैं एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है वो समझ चुके हैं। तो अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद है और आप हमारा कंटेंट लाइक करते हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इससे हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। तो आइए समझते हैं कि ईपीएस क्या होता है। ईपीएस बेसिकली हमें बताता है कि किसी जो भी कंपनी है वो अपने पर शेयर पर कितना प्रॉफिट कमा रही है, यानी कि कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट है, अगर उस प्रॉफिट को सारे के सारे शेयर होल्डर्स में बराबर बांट दें तो हर एक शेयर होल्डर के हिस्से में कितना प्रॉफिट पड़ेगा, वही ईपीएस है। इसको अगर हम मैथमेटिकल टर्म्स में समझें तो ईपीएस का जो फार्मूला होता है वो होता है ईपीएस इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर। आउटस्टैंडिंग शेयर का मतलब है कि टोटल कितने शेयर अवेलेबल हैं मार्केट में उसके। अब यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर नेट प्रॉफिट नहीं लिखा है, यहाँ पर लिखा है नेट इनकम माइनस प्रिफर्ड डिविडेंड्स। तो यहाँ पर नेट इनकम तो बेसिकली नेट प्रॉफिट ही है, लेकिन अभी क्या होता है कि जो भी कंपनी होती है, कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जब उनका नेट प्रॉफिट आता है तो वो क्वार्टरली बेसिस पर या फिर हाफरली बेसिस पर, यानी कि जो जिसको इंटरिम लाइक डिविडेंड बोलते हैं वो, और एनुअल बेसिस पर डिविडेंड्स देती हैं। तो वो डिविडेंड्स कहाँ से देती हैं? जब उनको नेट प्रॉफिट होता है, जो नेट प्रॉफिट आता है कंपनी में, उसका कुछ हिस्सा वो डिविडेंड के रूप में बांट देती हैं। यानी कि अगर उसको कंपनी को लेट सपोज कि 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ तो 20 करोड़ रुपए का चंक उसने उठाया एंड वो 20 करोड़ को इक्वली सारे शेयर होल्डर में डिविडेंड के रूप में बांट दिया। तो उस डिविडेंड को हम माइनस कर रहे हैं जो कि हमने पहले से ही शेयर होल्डर को दे दिया। अब जो 100 करोड़ का जो हमारा नेट प्रॉफिट था उसमें से 20 अगर हम माइनस कर देंगे तो 80 हमारा एक्चुअल प्रॉफिट बचा जो कंपनी के पास था, है ना। तो अब यहाँ से निकल कर आएगा कि कितना ईपीएस होगा, और उस समय जो भी कंपनी के टोटल अवेलेबल शेयर होंगे, टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर होंगे। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल भी लिया है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट आया वो आया 7,600 करोड़। प्रीफर डिविडेंड्स को अभी हमने जीरो कंसीडर कर लिया है यहाँ पर फॉर एग्जांपल के लिए। एंड जो टोटल मार्केट में उस कंपनी के शेयर हैं वो 400 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स हैं अवेलेबल। अब अगर आप 76,000 करोड़ को 400 करोड़ से डिवाइड करोगे तो ये 19 रुपये पर शेयर आ जाएगा। यानी कि कंपनी अपने हर एक शेयर पर, ये जो कंपनी है अपने हर एक शेयर पर 19 रुपये कमा कर दे रही है शेयर होल्डर्स को। अब अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि बेसिक ईपीएस और डायल्यूटेड ईपीएस क्या होता है। तो डायल्यूटेड ईपीएस हमें समझने की ज़रूरत है। बेसिक ईपीएस तो वही होता है जो हमने पीछे समझा कि नेट प्रॉफिट हमारा और टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स, जो सिंपल हमारा फॉर्मूला है वो हो गया, है ना। वही लिखा है यहाँ पर, करंट शेयर के हिसाब से जो प्रॉफिट कैलकुलेशन है वही हमारा बेसिक ईपीएस हो गया। दूसरा जाता है डायल्यूटेड ईपीएस। डायल्यूटेड ईपीएस का मतलब होता है कि कंपनीज जब एम्प्लॉय हायर करती हैं ना तो वहाँ पर उनको एक तरह से ई शॉप्स देती हैं। ई शॉप्स का मतलब होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस। कुछ वो रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक ऑप्शंस यानी कि आरएसयूज भी अपने पास रखती हैं। कुछ कन्वर्टेबल डेट, अगर वो किसी कंपनी से डेट उठा रही हैं तो उनको शेयर के फॉर्म में दे देती हैं कि हम ये शेयर आपको दे रहे हैं और समय आने पर इसको कन्वर्ट कर देंगे, तभी इसको बोलते हैं कन्वर्टेबल डेट। तो अब क्या होगा कि अगर ये चीज़ें कंपनी ने कर रखी हैं और उसकी वो उस वैल्यू के नंबर ऑफ शेयर उसने अभी अपने जो अवेलेबल शेयर हैं उसमें ऐड नहीं किए हैं, तो वो नंबर ऑफ शेयर नए मार्केट में ऐड करेगी, है ना। जैसे यहाँ पर पीछे इसमें 400 करोड़ शेयर हैं, तो हो सकता है कि 5 करोड़ शेयर वो कंपनी ऐड करे इस वजह से, क्योंकि उसके स्टॉक ऑप्शंस हैं और कन्वर्टेबल डेट है जिसको वो चुकाने के लिए उसको शेयर में ऐड कर रही है। एंड वहाँ से वैल्यू ड्राइव करके वो उनको डेट देगी या फिर स्टॉक ऑप्शंस रिडीम करेंगे जो भी एम्प्लॉय या फिर जिनको भी प्रमोटर्स को वो मिल रखा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि नए शेयर मार्केट में ऐड हो जाते हैं। तो नए शेयर जब ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पर अगर हम फॉर्मूले में देखेंगे तो नंबर ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर बढ़ गए। टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर बढ़ जाने से क्या होगा, ईपीएस कम हो जाएगा। तो वहीं यहाँ पर लिखा है कि नए शेयर मार्केट में आएंगे तो आपके शेयर का प्रॉफिट ईपीएस वो कम हो जाएगा। तो ये हमें देखना है कि ईपीएस कहीं डाइल्यूट तो नहीं हो रहा है, क्योंकि जो हमें स्क्रीन पर दिखता है वो बेसिक ईपीएस होता है। अब दूसरा यहाँ पर आ जाता है कि ट्रेलिंग ईपीएस एंड रोलिंग ईपीएस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रेलिंग ईपीएस तो बहुत सिंपल है कि पास्ट का जो डेटा है, यानी कि पास्ट 12 मंथ, यानी कि जो 4 क्वार्टर होंगे पास्ट के, उसमें जो कंपनी का नेट प्रॉफिट आएगा
उसके बेसिस पर जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो वो हमारा ट्रेलिंग ईपीएस होगा। एंड रोलिंग ईपीएस होता है। रोलिंग ईपीएस में क्या होता है कि इसमें भी 12 मंथ का डेटा लेते हैं। बस 12 मंथ में हमारे 4 क्वार्टर होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। अब इस 4 क्वार्टर में हम पिच लास्ट के 2 क्वार्टर लेंगे एंड जो अपकमिंग 2 क्वार्टर है बोलेंगे। तो लास्ट के 2 क्वार्टर का जो डेटा हमारे पास होगा, जो नेट प्रॉफिट आया है, एंड अपकमिंग दो क्वार्टर का डेटा जो इस्टीमेट करते हैं, जो लाइक कंपनी का मैनेजमेंट एक तरह से फॉरकास्ट करता है, एनालिस्ट जो एनालिसिस करके फॉरकास्ट करते हैं कि अपकमिंग 2 क्वार्टर में ऐसा ऐसा प्रॉफिट रहेगा कंपनी का। उसके बेसिस पर जो कैलकुलेशन होती है ईपीएस की, उसको बोलते हैं रोलिंग ईपीएस। तो ये दोनों का डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा अभी। एंड अभी अगर हम चलें एडजस्टेड ईपीएस क्या होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है कि कभी कभी कंपनीज जब अपना क्वार्टरली प्रॉफिट रिपोर्ट करती हैं, रिजल्ट लेकर आती हैं, तो उसमें अनयूजुअल हमें बहुत ज़्यादा लाइक प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिखता है। वो इसलिए हो सकता है कि वहाँ पर कुछ रिकरिंग आइटम हो सकते हैं कि कंपनी ने अपनी कोई पुरानी ज़मीन बेची, या फिर कोई मशीनरी बेची, या फिर कहीं से उसे इंटरेस्ट आया, कहीं से उस जो इन्वेस्टमेंट उसने बहुत पहले कर रखी थी वहाँ से उसे पैसा मिला। तो वो अगर पैसा यहाँ पर मिला है उसको, और उस पैसे में से लाइक कुछ पैसा उसने यूज़ कर लिया, या फिर वो जो भी पैसा मिला है वो सारा पैसा एज ए नेट प्रॉफिट काउंट होगा। तो वो एक्चुअल प्रॉफिट तो है, लेकिन वो वन टाइम है, ऐसा हर क्वार्टर में नहीं होगा। ये थोड़ा अनयूजुअल होता है। तो इसीलिए उस केस में हम उस वन टाइम प्रॉफिट को हटा देते हैं नेट प्रॉफिट में से, तभी हम इसको बोलते हैं एडजस्टेड ईपीएस। तो यहाँ पर लिखा है ये वन टाइम कमाई है, कोर बिजनेस इनकम नहीं है, इससे फ्यूचर ग्रोथ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पर एडजस्टेड ईपीएस का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब उसके बाद आ जाता है कि कंटिन्यूइंग ऑपरेशन फिल्टर, यानी कि लेट सपोज अब क्या होता है कि अलग अलग बिजनेस मॉडल होता है। अगर उस बिजनेस मॉडल में कंपनी के पहले 500 स्टोर्स थे एंड 100 स्टोर्स लॉस होने की वजह से कंपनी ने बंद कर दिए, तो अभी उसके स्टोर्स बचे 400। तो अब जो प्रॉफिट जब जो ईपीएस काउंट करेंगे ना, वो 400 स्टोर्स के जो ऑपरेशन है जिससे वो प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं उसके बेसिस पर काउंट करेंगे, ना कि 500 के। तो यहाँ पर ईपीएस बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ये भी चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है कि जो ऑपरेशंस कंपनी कर रही है उसके बेसिस पर उसकी क्या ग्रोथ हो रही है, कितने स्टोर्स बंद हुए, उसका क्या कारण है। तो एक तरह से बिजनेस एनालिसिस भी करनी पड़ती है। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई। दूसरा हो जाता है कि कंपनी कभी कभी क्या करती है कि अपने उनका नेट प्रॉफिट सेम रहता है लेकिन उनका ईपीएस बढ़ जाता है। वो इसलिए होता है कि कंपनी एक तरह से कह सकते हैं ट्रिक करती हैं, या फिर इंटेंशनली वो अपने शेयर को खुद बाय कर लेती हैं, जिसको बायबैक्स बोलते हैं, खुद बाय कर लेती हैं मार्केट से। तो क्या होता है जब कंपनी अपने शेयर को बाय कर लेगी तो वहाँ पर नंबर ऑफ शेयर कम हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है प्रॉफिट उतना ही है बट नंबर ऑफ शेयर कम हो गए। जब नंबर ऑफ शेयर कम हो गए तो डिनोमिनेटर में वैल्यू कम हो गई, तो वहाँ से हमारा ईपीएस इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर इस केस में हमें क्या करना है कि रियल बिजनेस की जो ग्रोथ है उसको भी देखना है कि प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है फिर भी ईपीएस बढ़ रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद आ जाता है मैंने एक स्लाइड बना दी है इसको समराइज करने के लिए कि ईपीएस अगर हाई है तो बहुत अच्छा है कंपनी के लिए, लेकिन डाइल्यूशन वहाँ पर चेक करना है कि डाइल्यूटेड ईपीएस का क्या लाइक वहाँ पर चल रहा है सिनेरियो। दूसरा वन टाइम गेंस जो नॉन रिकनिंग एक तरह से आइटम्स है उनको इंक्लूड नहीं करना है, जो कि हमारा एडजस्टेड ईपीएस वाला कॉन्सेप्ट है। एंड बायबैक्स का क्या चल रहा है, कहीं यहाँ पर बायबैक्स की वजह से आर्टिफिशियल ग्रोथ तो नहीं आ रही है। तो ये हमारा फाइनेंशियल एनालिसिस में ईपीएस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पर फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए केवल ईपीएस ही नहीं, पीई रेशियो हो गया, मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया, एंड आगे आने वाली वीडियोस में मैं और भी बहुत सारी वीडियोस लेकर आऊँगा जिसमें हम पूरी तरीके से फाइनेंशियल एनालिसिस करना सीखेंगे कंपनीज की। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो, वीडियो पसंद आ रही हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।